कार्यकाल है, पहले से कितना अलग मानते हैं आप? और मेरा दूसरा सवाल सर आपसे ये है कि किसान आंदोलन का आपके विचार में क्या समाधान है? देखिए, मैं इस दूसरे सेशन को कितना अंतर मानता हूं, ये अंतर तो इसलिए नहीं बताया जा सकता कि जैसा मैंने कहा कि युग अनुकूल, समय अनुकूल जैसे जैसी परिस्थितियां होती है वैसे वैसा रास्ते भी निकलते हैं और वैसा वैसा काम करते हैं। हम अपने सामाजिक काम, राजनीतिक काम, प्रशासनिक काम तो जैसे पहले चला रहे थे वैसे ही चला रहे हैं। परिस्थितियां कैसे कैसे आती हैं, उस समय हम लोग अक्टूबर 26, 2014 को शासन मैंने संभाला। ठीक 7 दिन के बाद 3 नवंबर को हमको ये बता दिया गया कि कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि वो क्या था, बरवाला वाला बाबा रामपाल को, उसको गिरफ्तार करके लाओ, उसको पेश करो। अब वो चूंकि इतने बड़े घेरे में अपने आप को सुरक्षित करके बैठा था, हमारा तो कोई अनुभव भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमने जहां जहां बात करनी थी करके अपने पुलिस के एडमिशन सबको बुला करके कि भाई रक्तपात नहीं होना चाहिए, रक्तपात नहीं होना चाहिए और हमें उनको जो है कोई ऐसी व्यवस्था ना हो, लेकिन कोर्ट की आज्ञा का पालन भी करना है। 7 दिन लग गए, बिना एक भी गोली चलाए उनको पकड़ करके और कोर्ट के हवाले कर दिया। हुआ ना। दूसरी घटना आई, वो आई थी जाट आरक्षण की। उस जाट आरक्षण में भी जैसी घटनाएं उस समय हुई थी, हमको उस समय क्योंकि बहुत अनुभव नहीं था, 1-1.5 साल का अनुभव था, हम ये मानकर चलते थे कि जैसा आमने सामने बैठ के बात हो जाती है उसके बाद उसी अनुसार चलता है। लेकिन वो भी धोखा हुआ। धोखा क्या हुआ, हम तो बड़ी सहज अपने जिसको कहना चाहिए कि भी जैसे सहज तरीके से बात होती है, समझौता हो गया, मान लिया कि भी इस आरक्षण का 10% का कानून ले आएंगे और समझौता हो गया। समझौता होते ही और अगले दिन ही आंदोलन शुरू हो गया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं इस मामले में कि जिनको समझौता नहीं चाहिए, जिनको विवाद ही खड़ा करना है, विवाद के लिए विवाद। अब उसमें भी चूंकि अपोजिशन के लोग साथ जुड़े हुए थे, तब ये विषय ध्यान में आया कि राजनीतिक तौर पर किस सीमा तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जा सकती है। वो सारे बिना अनुभव के नाते से हम लोग जूझते रहे, फिर भी हमने सफलता पा ली। तीसरा भी आम मामला आया पंचकुला का, उस तीसरे में भी आगे रास्ता निकल आया। रास्ता निकला क्या, जो कोर्ट ने कहा वो हमने किया। अब कोर्ट से ऊपर कोई चीज नहीं होती, आखिर कहीं ना कहीं तो हमको आर्बिट्रेशन है या कोर्ट है या रिकंसिलिएशन है, जो कुछ करना पड़ता उसके ऊपर भरोसा रखना पड़ता। अब वो सारा मामला निपट गया, वो 3 निपटे। अब इस समय ये किसान वाला विषय जो आप बता रहे हैं ये आ गया। उस समय हमारे अनुभव नहीं थे, आज तो हमारे अनुभव है। आज तो मैं कह सकता हूं हमारे 7 साल के अनुभव है। हम अगर बिना अनुभव के रास्ता ठीक कर सकते हैं तो 7 साल के बाद तो हमें पता है कि सामने वाला क्या करने वाला है। इसलिए इतना अंतर है कि उस समय हम 0 से शुरू हुए थे, आज हम ये जो टर्म है 5 साल के अनुभव के बाद शुरू किया। हर दिन अनुभव बढ़ता है, हर दिन चीजें ठीक होती हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई इतना व्यवधान बनेगा जिसमें से कोई रास्ता ना निकले। जहां तक किसान आंदोलन की बात है, चूंकि जब तक वो बैठे नहीं, आपस में बातचीत ना करें, तब तक हमने तो केंद्र को अपनी जो बातें करनी होती है, 10 तरह की बातें होती है, 10 तरह के सुझाव होते हैं, लेकिन केंद्र के लोग भी तब कहते हैं ना कि सामने वाले बैठे तो ये सुझाव के ऊपर हम आगे कुछ करें। आज ओपन प्लेटफॉर्म पर सुझाव देने का भी अर्थ नहीं है। इसलिए नहीं अर्थ नहीं है कि इसको सामने वाला कोई आए तो सही बात करने के लिए। हमने कितनी बार इनवाइट किया कि आओ बैठो भाई, को रास्ता निकालते हैं, इनफॉर्मली हमारे साथ बैठ जाओ। फॉर्मली तो केंद्र के साथ ही बैठेंगे, इनफॉर्मली भी कोई हमारे साथ कोई एक आध आता भी है बात करने के लिए, हम बात करवाते हैं तो सामने वाले ये कहते हैं कि भाई सीएम के हाथ में क्या है। अभी हमें पता, उन्हें पता कि हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जिनके हाथ में उनसे हमारे संबंध तो हैं, हम बात तो कर सकते हैं। लेकिन इतना अविश्वास की भावना से समस्याओं का हल नहीं हुआ करता, और ये अविश्वास इसलिए है कि सामने वालों को हल नहीं निकालना, राजनीति करनी है। अब कुछ लोग उन्हीं में से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़के वहां जाएंगे, यहां जाएंगे, सब राजनीतिक मंसूबे भी तो सबके पता ही है ना। इसलिए इतना आसान और इतना सहज जितना हम बैठ के सोचते हैं, इतना ये है नहीं। वैशाली चौधरी पीटीसी से। राम सिंह बराड़, अजीत समाचार। इसके बाद लास्ट 3 क्वेश्चंस लेंगे। शुक्रिया सेक्रेटरी जनरल साहब। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे 2 सवाल छोटे छोटे पूछना चाहूंगा जी। कि आपने सरकार की बड़ी लंबी चौड़ी अचीवमेंट्स बताई, बहुत देर लगी उसमें, काफी कुछ बताया। कोई ऐसे 2 काम आपको जो लगते हो जो सबसे बड़ी, जिसको अचीवमेंट मानते हो, कोई ऐसे 2 काम, और कोई ऐसे 2 काम
जो अभी तक नहीं कर पाए, आपकी करने की मंशा रही हो? एक तो ये है। दूसरा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार पे लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा है, सरकार दिवालियेपन की ओर जा रही है। तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं। एक पैरामीटर्स होते हैं जो सब ऊपर से केंद्र सरकार की ओर से भी, वर्ल्ड बैंक की ओर से भी, हमारी जो बाकी संस्थाएं, नीति आयोग की तरफ से भी, सब तरफ से बैठ के तय होते हैं कि किसी भी स्टेट को ये पैरामीटर का ध्यान रखना होता है। कितना वो कर्ज ले सकते हैं, कितना उनका डेफिसिट हो सकता है, कितना उनका अपना जो जीडीपी कितना है, पर कैपिटा इनकम कितना है, ये सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसके हिसाब से हम चलते हैं। हम लगातार पिछले 6-7 साल से हमारे पैरामीटर्स जो दिए हुए हैं उसकी अंडर लिमिट हैं। यानी एक उसमें होता है कि 3%, 3.25% जीडीपी का हम जो है हर साल लोन ले सकते हैं। टोटल लोन जो है वो 25% से ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए जीडीपी का। तो जो हमारे आज जीडीपी है, उस जीडीपी में दोनों आंकड़े हमारे बराबर हैं। बल्कि कोविड के दिनों में तो कुछ स्टेट्स ने छूट ले ली थी कि ये 3.25% की बजाय हम इसको 5% की परमिशन दी जाए। रिजर्व बैंक ने 5% की परमिशन भी दे दी, लेकिन हमने तय किया कि नहीं, हम 5% तक नहीं जाएंगे, क्योंकि आज लिया हुआ जो डेट है ये अगली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए अगली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा। हम उसमें आज भी अब वही 3.25% की लिमिट पर हैं। इससे ज्यादा लोन ले सकते हैं, हमने लिया नहीं। अब चूंकि हर साल जितना जितना आगे बढ़ना होता है उसी गति से हमारा पहले बढ़ रहा है। आज हमारा लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का एक कर्ज, 1,60,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। जब हम आए थे तो ये 97-98 हजार करोड़ रुपए का था। एक कांग्रेस के लोग जो झूठ बोल रहे हैं, मैं उसको झूठ कह रहा हूं शब्द जानबूझ के, कि पावर कंपनियों का एक 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो पहले पावर कंपनियों के ऊपर था, बाद में सारे देश में उदय स्कीम आई। उदय स्कीम में ये कहा गया कि ये पावर कंपनियों का अगर लोन सरकारें अपने जिम्मे नहीं लेंगी तो पावर की जो कंपनीज है वो खत्म हो जाएंगी, बैठ जाएंगी। हमने 27,000 करोड़ रुपए का वो लोन सरकार के जिम्मे ले लिया। 70,000 करोड़ रुपया हुड्डा सरकार छोड़ के गई थी, 27,000 करोड़ रुपया ये 97,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। वो 70 कह रहे हैं, हम सिद्ध करते हैं कि 97 था उस समय। 97 से आज अगर 160 हुआ है तो हमारे पैरामीटर्स के अंदर है, उससे ज्यादा नहीं है। दूसरा, जहां तक दूसरे प्रदेशों की आर्थिक हालात है, आप यहाँ पंजाब के लोग भी बैठे हैं, वो आप जाके पैरामीटर देख लें। पंजाब की आर्थिक स्थिति बहुत भयंकर है। कोई भी हमारा हरियाणा का और पंजाब का कोई मुकाबला नहीं। उनके अपने मंत्री वो सब कह चुके हैं कि हरियाणा जैसी चीजों पर लेकर के आओ। हरियाणा में चाहे वो किसानों की बात है, चाहे वो गन्ने का भाव है, चाहे प्रोक्योरमेंट है, चाहे सीधी पेमेंट की बात है, सारे विषय अब वो हरियाणा लाइन पर करने के लिए तैयार हैं। हम बहुत ज्यादा जिसको कहना चाहिए एक लेवल को छोड़ करके बहुत नीचे जाते नहीं हैं, एक स्टैंडर्ड लेवल बना के रखते हैं, जनता को अपील करते हैं, जनता हमारी बात मानती है। हमारी पर कैपिटा इनकम यानी जो बड़े राज्य हैं सबसे ज्यादा आज 2,39,000 रुपया हमारी पर कैपिटा इनकम, ये आंकड़े आप लोग उठा के देख सकते हैं। दूसरा आपने विषय कहा कि सबसे जो 2 काम हमको प्रसन्नता देते हैं। देखिए, पहली बात तो ये भ्रष्टाचार के ऊपर जो चोट हम करते हैं, इसमें सारा भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, ये उस बात का दूसरा पहलू है कि जो बात नहीं हो पाई। लेकिन जितना हम कर गए हैं ये हमारी संतोष की बात है, उसमें हमें संतोष भी है। हम इस पर लगे हैं और आगे तक जाएंगे। और इसी के साथ दूसरा विषय है कि जो नौकरियां हमने मेरिट पर देनी शुरू की हैं, ये आज देश भर के लोग हमसे पूछते हैं कि आप कैसे सफल हुए, क्योंकि ये पॉलिटिकल प्रेशर सबके ऊपर रहते हैं। मैंने उस पॉलिटिकल प्रेशर को विदिन जो इनसाइड प्रेशर रहता है उसको भी झेला है और उसमें भी मुझे कामयाबी मिली है। इसमें अपनी डिस्क्रिशनरी पावर जो मैंने छोड़ी है, उसके बाद इस विषय को कहना सबने छोड़ दिया है। बाकी सब के ऊपर प्रेशर रहते होंगे, मेरे ऊपर भी प्रेशर नहीं रहता। उनको पता है कि इसने ये बात माननी नहीं है। जनता पूरी मेरी है, मैं जनता के लिए हूं, ये भाव मेरे मन में है। इस नाते से मुझे ये सफलता मिली। कटर साहब, हरियाणा में 10 हड़प्पा संस्कृति के स्थान हैं और ये किसी भी राज्य में शायद इतने नहीं होंगे, सबसे ज्यादा। हाँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको टूरिज्म और इसकी तरफ शायद ध्यान देना चाहिए। और भी बहुत सारी यहाँ पे हेरिटेज है, उसको संभालने के लिए आपकी क्या नीतियां हैं?
देखिए, इसमें हमने सबसे बड़ा स्थान इसमें मोहनजोदड़ो संस्कृति का अपना जो राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी का काम चल रहा है इस समय। वहाँ एक म्यूजियम भी बन रहा है, टूरिस्ट प्लेस के नाते सबको विकसित कर रहे हैं। दिल्ली से राखी गढ़ी तक एक सुगम मार्ग, ये हमने घोषणा कर दी है। वो जहां तक पहले बना हुआ ठीक है, बाकी रास्ता बना करके ताकि दिल्ली से सीधा आना जाना लोगों का बने, एक वो कर रहे हैं। इसी प्रकार बाकी स्थानों पर भी, इसमें दूसरा जो हमारा स्थान है, ये जो कुरुक्षेत्र का महाभारत का स्थान है, वो उस संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ कितना कितना नहीं, लेकिन सरस्वती के साथ तो जुड़ा हुआ है। तो सरस्वती का जो शोध संस्थान, ये जो सरस्वती हेरिटेज बोर्ड हमने बनाया है, उसके माध्यम से भी इस मार्ग के इर्द गिर्द जो भी तीर्थ स्थान है उसको विकसित कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से भी हम जो है 134 स्थान ऐसे हैं जो 48 कोस की परिक्रमा में है, उनका भी हम पुनरुत्थान कर रहे हैं। और भव्य कुरुक्षेत्र नाम से महाभारत का, क्योंकि यहाँ गीता अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के कार्यक्रम तो शुरू हो गए हैं, लेकिन दिव्य कुरुक्षेत्र नाम से वहाँ महाभारत के उस समय के सारे विषय सामने आए, वो हम कर रहे हैं। और भी ऐसे छोटे स्थानों के ऊपर डिपार्टमेंट ने अपनी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन एक बार प्रारंभ करने की बात है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस को देखा जाए तो कांग्रेस इस पर कह रही है कि सिक्रेसी लीक होने का खतरा है, इसको लेके मतलब किस तरह से आप कहना चाहेंगे? देखिए, परिवार पहचान पत्र हम बना रहे हैं, हमने सिक्योरिटी के जितने भी मेजर्स हैं वो सारे अडॉप्ट कर लिए हैं। आखिर देश दुनिया में बहुत सी आईटी की ऐसी चीजें जो बन रही हैं, इतने बैंकों के कितना डाटा होता है, वो सारे फुल जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो अडॉप्ट करते हैं। आधार हमारे यहाँ बना हुआ है, उसके भी अपने सिक्योरिटी मेजर्स हैं, वो अडॉप्ट किए हुए हैं। अमेरिका जैसे देश में सोशल सिक्योरिटी का जो उनका डाटा है वो भी उन्होंने रखा हुआ है, उसके अंदर कहीं सिक्योरिटी का लीकेज नहीं है। तो सिक्योरिटी के लीकेज की जो संभावना है उनको हमने खत्म किया है। स्ट्रिंजेंट उनके बहुत सख्त उसके लिए कानून बनाया गया है कि जो इसके अंदर कहीं किसी प्रकार की, जो विद इन डिपार्टमेंट जो आदमी रहते हैं वो अगर किसी प्रकार की गड़बड़ करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और फिर हम ऐसा कोई डाटा उसमें नहीं रख रहे हैं जिस डाटा का कोई बहुत बड़ा नुकसान किसी को होने वाला है। गरीब परिवार है, उस गरीब परिवार का डाटा हम रखेंगे, उसकी इनकम अगर रखेंगे तो उस इनकम में जिसकी 1,80,000 से नीचे इनकम है, क्या तो उसका डाटा लीक होने का कोई खतरा होने वाला? मैं बात नहीं कर रहा कि लीक होगा, लेकिन जिस खतरे का वो कह रहे हैं, वो बड़े बड़े जिनके एसेट्स होते हैं, बड़ी बड़ी जो बैंक बैलेंसेस होते हैं, उन लोगों के डाटा के लीक होने के खतरे ज्यादा रहते हैं। यहाँ हमारे यहाँ कोई किसी प्रकार की प्राइवेसी वाला ऐसा डाटा नहीं जिसका कोई बहुत बड़ा खतरा पैदा होने वाला है। यहाँ तो गरीब की सेवा के लिए डाटा रख रहे हैं। जो बड़ी इनकम वाले उनसे हम पूछ ही नहीं रहे क्या है क्या नहीं है, उसको तो इतना ही है कि भाई तुमने जो इनकम टैक्स में अपनी रिटर्न भरी है वो लिख देगा तब भी बहुत है, और वो लिख देगा तो वो तो कहीं भी पूछ सकते हैं आपके हिस्से भी, उसका तो कोई लीक होने का खतरा है ही नहीं है कोई। सुशील मानव जी। बस ये लास्ट करेंगे, चलिए ठीक है। हाँ। सीएम साहब, वैसे तो इस किसान आंदोलन पे कई सवाल ऑलरेडी हो चुके हैं, क्वेश्चन और बड़े तो मेरा सवाल यही था कि क्या हरियाणा, क्योंकि हरियाणा सरकार को इसका सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो क्या हरियाणा सरकार अपनी तरफ से कोई प्रयास करेगी किस कि चीज़ का जो क्या? किसानों का अच्छा, आंदोलन किसान है, आंदोलन, हाँ हाँ। जी, तो क्या हरियाणा सरकार कोई अपनी तरफ से कोशिश करेगी कि फार्मर्स को और केंद्र सरकार को टेबल पे लाया जा सके ताकि बातचीत उनकी जल्दी शुरू हो और कुछ हल निकले? मैंने बताया ना कि बीच में कुछ लोग मिले हैं जिन्होंने कहा कि हम बात करवाते हैं, और जब बात करवाने के लिए उनसे बात करके मैसेज मिलता है तो यही मिलता है कि उनके हाथ में क्या है। अब मैं तो स्वयं कहता हूं कि ऑफिशियली तो मैं एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर हूं, ये कानून केंद्र के कानून है, केंद्रीय कानून में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ ही बैठ करके बातचीत हो सकती है। वहां कहने के लिए हम अपील करते हैं, हम कहते हैं, उसके लिए तैयार नहीं होते हैं। अल्टीमेटली जब तक ये तैयार नहीं होंगे बातचीत के लिए तब तक उसमें समाधान क्या निकलेगा आप लोग बता दीजिए, कोई निकलने वाला नहीं है। इनको बैठने के लिए आप लोग भी कहें, हम भी अपील करते हैं, और मिल बैठ करके किसके साथ बैठना केंद्र में, वहां कठिनाई आ रही हो तो वहां हम बात करते हैं कि वहां एक टीम बनी है वो बात करेंगे, लेकिन ये शर्त लगाकर चलेंगे तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होगा कि 3 कानून जो है पहले खत्म करें। ये घोषणा करने का कोई अर्थ नहीं है मुझे नहीं, क्योंकि आज भी केंद्र सरकार ये मानती है कि 3 कानून देश के किसान के भले के लिए। अब ये परसेप्शन इतनी अलग अलग है, इस अलग अलग परसेप्शन में एक बार कहीं नजदीक तो आना पड़ेगा ना। एक कहे कि इन 3 कानूनों कारण से लुट जाएंगे, एक कहे ये 3 कानून किसान के भले के लिए हैं,
तो उसके लिए एक बार कुछ लोगों को बीच में बैठ के भी, मैं कहता हूं सीधे बात ना करें, बिचौलिए कुछ लोग आपस में बैठ जाएं, जो इन चीजों को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई कृषि विशेषज्ञ होंगे, कोई कानून के ज्ञाता होंगे, वो लोग आपस में बैठ करके चर्चा करें, कोई एक कमेटी बन जाए, कुछ और हो। विवाद का समाधान क्या है? बातचीत, उसके बिना नहीं होता।